प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा 6 में सामाजिक विषय के अंतर्गत पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और आरंभिक नगर के अंतर्गत हम सभी हड़प्पा की कहानी को समझेंगे। हड़प्पा की कहानी को समझेंगे। हड़प्पा की कहानी। आरंभिक नगर में हम लोग आज हड़प्पा की कहानी के विषय में जानेंगे। हड़प्पा की कहानी शुरू कब से होती है, इसकी चर्चा करने से पहले हम इस तथ्य पे आते हैं कि हम बहुत सारी पुरानी इमारतों को देखे होंगे और इमारतों को देख करके ये हम समझ पाते होंगे कि यह कितने वर्ष पुरानी होगी, ये अनुमान लगा सकते हैं। हड़प्पा की कहानी पे आते हैं कि यह लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेल लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम से जुड़े इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। यानी जब रेलवे लाइन का कार्य चल रहा था, उस समय जो है अचानक उन इंजीनियरों को हड़प्पा से जुड़े साक्ष्य मिले या उससे जुड़े कुछ तथ्य प्राप्त हुए जो आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। जो कहाँ पे स्थित है? आधुनिक पाकिस्तान। आधुनिक पाकिस्तान, यानी ये आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि हड़प्पा जो वर्तमान समय में कहाँ पे स्थित है, तो आप इसका उत्तर देंगे कि हड़प्पा जो नगर है वर्तमान के पाकिस्तान या आधुनिक पाकिस्तान में स्थित जगह है, जहाँ पर प्रथम आरंभिक नगर जो के साक्ष्य में प्राप्त हुआ। इस प्रकार से इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविद है जो उत्खनन करके हमें बताते हैं कि कौन से स्थल या कौन सी जगह ऐसी है जिसको हम पूरा स्थल के नाम से जानेंगे, और विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों को प्राप्त यानी खोजकर्ताओं को हम पुरातत्वविद कहते हैं। इस स्थल को ढूंढा 80 वर्ष पहले और तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में एक है। जो खंडहर है सबसे इस उपमहाद्वीप में सबसे पुराने खंडहर में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता के नाम से या हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा जाता है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले, इन जो शहरों का निर्माण हुआ इनका निर्माण लगभग यह अनुमान लगाया गया है लगभग 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व में हो चुका था। अब आते हैं इन नगरों की विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि हड़प्पा नगर की विशेषता क्या थी या हड़प्पा नगर क्यों हम याद रखते हैं और क्यों इसके बारे में हम पता करते हैं कि यह सभी स्थलों में क्यों विशेष है। तो आते हैं हड़प्पा नगर की विशेषता। हड़प्पा की विशेषताएं, इसकी चर्चा करने से पूर्व हमने ये देखा कि इसकी कहानी क्या थी, इसकी खोज कैसे हुई और लगभग कितने वर्षों पहले इसकी खोज हुई, और जो इनके निर्माण की प्रक्रिया थी लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी, अनुमान के आधार पर बताया गया है। इन नगरों में से अब आते हैं विशेषता पे कि हड़प्पा की क्या विशेषताएं थी। तो इन नगरों की सबसे बड़ी विशेषता थी कि दो या दो से
2 या उससे ज्यादा हिस्सों में ये क्या थे, विभाजित किए गए थे। 2 या 2 से अधिक हिस्सों में ये विभाजित किए गए थे। प्रायः जो पश्चिमी भाग होता था वह छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना होता था। छोटा तो होता था लेकिन ऊंचाई पर बना होता था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को जो पुरातत्वविद हैं, इसके इतिहासकार हैं, ने नगर दुर्ग की जो है नामकरण किया है, संज्ञा दी है। यानी जो छोटे नगर थे उनको छोटे नगरों तथा ऊंचाई पर बने जो किले थे उनको नगर दुर्ग कहा गया है। नगर के दुर्ग जो वास्तव में सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते थे, इनको नगर दुर्ग कहा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा जाता था। जो निचला वाला हिस्सा था उसको निचला नगर कहा जाता था। और दोनों हिस्सों की 4 दीवारियों पर जो 4 दीवारी थी वह किससे बनी थी, पकी हुई ईंटों से बनाई जाती थी। और ये इतनी अच्छी पकी हुई होती थी कि हजारों सालों तक, यानी आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी पकी हुई वो ईंटें रही होंगी कि आज तक खड़ी हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। जो मोहनजोदड़ो का नाम हम सुनते हैं, वह इस मोहनजोदड़ो इसी नगर में स्थित एक बड़ा स्नानागार था, जिसको हम आधुनिक समय में सबसे बड़ा स्नानागार, यानी उस समय का सबसे बड़ा स्नानागार मानते हैं। कुछ नगरों के दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे हमने आपको बताया कि मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। जो स्नानागार हम कहते हैं इसको, वास्तव में वो एक तालाब था, और उस तालाब को ही हम क्या कहते हैं, महान स्नानागार कहते हैं। और इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का यूज किया गया था। यानी जो मोहनजोदड़ो का स्नानागार था, मोहनजोदड़ो के स्नानागार किससे बने थे, प्लास्टर और ईंटों से बने हुए थे। इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव, यानी पानी का रिसाव स्नानागार में ना हो, इसके लिए इसमें क्या किया गया था कि चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। किसकी परत, चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। और इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। यानी दोनों तरफ से आप उतर सकते हैं और चढ़ सकते हैं। उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि चारों तरफ कमरे बनाए गए थे इस प्रकार से, चारों तरफ कमरे और बीच में तालाब, ठीक है, और 2 तरफ से सीढ़ी, मान लीजिए एक तरफ से इधर है, इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ था। दोनों तरफ से क्या बनाए गए थे, चारों तरफ से कमरे बनाए गए थे। और इसमें भरने के लिए पानी के कुएं से यानी पानी भरने के लिए इसमें कैसे भरा जाएगा, तो कुएं से निकाल करके पानी को भरा जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली भी कर दिया जाता था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि इसको भरने के बाद इसको खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये पानी तुरंत खाली कर दिया जाएगा तो हमेशा तो भरा नहीं जाएगा, और हमेशा नहीं भरा जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि खास अवसरों पर ही क्या यहाँ पे स्नान किया जाता रहा होगा। कालीबंगा और लोथद जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा जो है और लोथद में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते रहे होंगे। उससे अनुमान लगाया गया है कि शायद इस यहाँ पर यज्ञ करने की प्रक्रिया परिणित की जा रही होगी। दूसरी, जहां संभवतः यज्ञ किया जाते होंगे। दूसरा है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथज जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े गृह भंडार भी मिले हैं। गृह भंडार का मतलब कि जहां पर हम चीजों को रख सकते हैं या अपने संसाधन की चीजों को रख करके उसका उपयोग कर सकते हैं।
इसका अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।